नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस इरफान हबीब। हबीब साहब को बुलाने की एक खास वजह है। एनसीईआरटी की किताबों से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से जुड़े संदर्भ हटाए गए हैं और हबीब साहब ने आज़ाद साहब की जीवनी लिखी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे समझा जाए कि देश की आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या योगदान रहा और जो ये किताबों से उनका नाम हटाया जा रहा है इसका मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है। हबीब साहब, आपका जी। बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और एनसीईआरटी की किताब में जो अब तक पढ़ाया जाता था पिछले सेशन तक, उसमें एक जिक्र था कि संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता अक्सर कौन कौन नेता करते थे। उनमें एक नाम अबुल कलाम आज़ाद का भी था। अब वह नाम हटा दिया गया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इसे किस रूप में देखते हैं। नहीं, मैं तो इसमें इसके लिए कोई शब्द सिवाय एक घटिया सोच के मैं और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत ही घटिया किस्म की सोच है और बहुत ही मतलब सांप्रदायिकता की चरम सीमा हम सोच सकते हैं कि हमारी इस एनसीईआरटी ने पार किया है। मुगलों तक तो आप झेल सकते थे, उसको आप बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद जो हमारे देश के चार पांच जो राष्ट्रीय नेता थे स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें से एक थे। दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1923 में सबसे नौजवान 35 साल की उम्र में अध्यक्ष बने 1923 में। उसके बाद 1940 में जो रामगढ़ सेशन था, जो बड़ा महत्वपूर्ण सेशन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान था, उस वक्त अध्यक्ष थे। और उसके बाद 10 साल तक शिक्षा मंत्री रहे, साइंस मंत्री रहे, कल्चर मंत्री रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कंट्रीब्यूशन का बखान करने की जरूरत हमें है। सब लोग जानते हैं, जिन्होंने उनका नाम हटाया है वो भी जानते हैं। लेकिन बात यह है कि वो मजबूर हैं अपनी अपनी सांप्रदायिकता, अपनी संकीर्ण सोच के कारण उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मौलाना आज़ाद के साथ ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही मतलब एक हद पार करने वाली बात है कि आप उस व्यक्ति का नाम ही उड़ा दें। 5-6 नाम उसमें थे, उनमें से एक नाम गायब होता है, बाकी सब वही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने भी अभी तक नहीं दिया, ये क्यों हुआ। पहले तो कुछ मुद्दों पर वो बोल गए कि साहब वो ओवरसाइट था, लेकिन ये ओवरसाइट कैसे हो सकता है, और मौलाना आज़ाद के ही नाम पर ओवरसाइट क्यों। नहीं, ओवरसाइट तो वो इस मुद्दे पर बोल रहे हैं कि जो लास्ट ईयर उन्होंने एक लिस्ट दी थी कि ये चीज़ें हम हटा रहे हैं, उसमें हाँ, बहुत सारी चीज़ों का नाम नहीं आया, तो उसको ये ओवरसाइट बता रहे हैं। दूसरा उनका तर्क ये है कि हम जो है इसको रिलेवेंट बना रहे हैं, जो ओवरलैपिंग है वो हटा रहे हैं और कंटेंट लोड कम कर रहे हैं। एक तरह से रैशनलाइजेशन कर रहे हैं जिसके तहत कि ये सारी चीज़ें की गई हैं। उनका एनसीईआरटी का कहना यही है। तो मौलाना आज़ाद के नाम हटने से रैशनलाइजेशन होगा, लोड हटेगा। मतलब इसको मैं तो नहीं समझता हूँ कि कहीं कहीं भी फिट होता है ये हटाना। मतलब मौलाना आज़ाद का नाम डिलीट करने से कहाँ लोड कम हो गया, कहाँ रैशनलाइजेशन हो गया, क्या इरेशनल था अगर उनका नाम वहाँ था तो। इसका इसका जवाब तो देना चाहिए। तो ये तो अच्छा। मुझे कोई कोई बेतुका सा जवाब है, ये कोई मतलब नहीं लगता है, ये उसमें फिट ही नहीं होता है। ये सिर्फ सांप्रदायिक सोच, संकीर्ण सोच में फिट होता है, ये इसमें और कुछ कुछ नहीं है इसके अलावा। जी। तो जो मौलाना आज़ाद का नाम हटाया गया है वो संविधान सभा के संदर्भ में था वो नाम। जी। तो कुछ आप ये बताइए कि संविधान सभा के सदस्य के नाते उनका क्या योगदान था। भाई, उसमें संविधान सभा के तो बहुत सारे सदस्य थे ना, तो 200 प्लस लोग थे, सीनियर हाँ। लोग थे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हर हर फील्ड के लोग थे उसमें। उसमें राजनीतिक लोग भी थे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स भी थे,
और प्रोफेशनल्स भी थे अलग अलग क्षेत्रों से, तो मौलाना आज़ाद भी उसमें थे। तो जो सीनियर लीडर्स थे उसमें ये होता था कि जो अभी उसमें आपने बताया भी कि जो कमेटीज थी, जिन कमेटीज को जिम्मेदारी दी जाती थी कि कुछ अगर महत्वपूर्ण कोई मुद्दा है उस पर एक स्पेशल कमेटी बना दी जाती थी, और इन 5-6 लोगों में से किसी एक को कहा जाता था कि वो उसका चेयर करें, क्योंकि ये सीनियर लोग थे, तजुर्बे वाले लोग थे, और इनका एक योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा था। तो ये एक महत्वपूर्ण इनका एक व्यक्तित्व था सभी का। तो उसमें कोई कोई ऐसी चीज नहीं है कि मौलाना आजाद उसमें इरेलेवेंट थे। वो उतने ही रेलेवेंट हैं जितने के राजेंद्र प्रसाद हैं, जितना सरदार पटेल हैं, जितना नेहरू हैं, उतना ही महत्व है उनका। और सीनियरिटी में सभी की लेवल पर थे, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो ये तो कोई मतलब इसका कोई जवाब मिल पाना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है। जी, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, और जिस तरह से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आज के ये बदलाव कोई नया नहीं है। वैसे बदलाव पहले की सरकारों में भी हुआ है और आज की सरकार में भी हो रहा है। तो जिस तरह से बदलाव जो किताबों में किया जाता है, उसका जो विषय है, वो चुनने का जो आधार होता है, वो कहीं ना कहीं, जैसा आप कह भी रहे हैं कि एक राजनीति और सांप्रदायिक सोच के तहत ये ताज़ा बदलाव किया गया है। पहले भी इस तरह के आधार होते होंगे। तो इस तरह के आधार से अगर हम किताबों में विषय चुनेंगे तो ये शिक्षा हमें कहाँ ले जाएगी? नहीं, शिक्षा मुझे सबसे बड़ा दुख तो मुझे इसी बात का है। आपने जैसे कहा कि पहले भी होता रहा है, पहले भी हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, लोग चेंज करते रहे हैं, लेकिन ये जो आज हो रहा है, आज जो हो रहा है ये बिल्कुल अलग है। ये अगर कांग्रेस की सरकारों को देखें तो उसमें भी बहुत सी तब्दीलियां, चेंजेस हुई, और जो अटल जी की सरकार बनी थी उसमें मुरली मनोहर जोशी ने एज ए मिनिस्टर कोशिश किया था बहुत सी चेंजेस करने की, लेकिन वो क्योंकि एक एनडीए की सरकार थी तो बहुत सी चीज़ें उसमें नहीं हो पाई। अब जो सरकार बनी है वो सरकार एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है जो एक विचारधारा से जुड़ी है। और मैं ये अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में एक पर्टिकुलर विचारधारा का आधिपत्य नहीं था। लेफ्ट को तो कहा जाता है क्योंकि लेफ्ट अकेला नहीं था उसमें बहुत सोच, अलग अलग सोच के लोग थे। एक कॉकटेल जिसको कहा जा सकता है, एक विचारधारा से जुड़ी सरकार उस समय नहीं होती थी। बहुत सारे लोग, अलग अलग विचारों के लोग कांग्रेस में शामिल थे। उसमें बहुत सारे सांप्रदायिक लोग भी थे, बहुत सारे समाजवादी लोग थे, बहुत सारे राइट विंग लोग थे जो इकोनॉमी को राइट विंग के जरिए आगे बढ़ाना चाहते थे। तो ये एक मिली जुली सोच के लोग थे। यहाँ एक वैचारिक सोच से जुड़ी सरकार है जो एक तरीके से भारत के आज को भी देखती है और पास्ट को भी देखती है। तो उसको देखने का तरीका बदला है। तो उसमें आप पूरी तरह से नहीं मिला सकते ना अटल जी की सरकार को, वो जो एक एनडीए की सरकार थी जिसमें 20-22 पार्टियां शामिल थी, सबकी राय लेकर बात की जाती थी। अगर एक्सेप्टेबल है चेंज तो चेंज होता था, नहीं है तो नहीं होता था। लेकिन इस सरकार में वो सब चीज बदल गई। यहाँ ना तो डिस्कशन है, ना कोई बातचीत है, ना कोई राय लेने का कोई जरिया या तरीका है। एक्सपर्ट्स की बात होती है। अभी इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कमिटीज बनाई गई हैं, उनमें से 80-90% लोग आरएसएस से जुड़े हैं जो कमिटीज के मेंबर्स हैं। तो वो एक ही सोच के लोग हैं, तो उसमें कोई डिस्कशन है ही नहीं। तो ये पिछली सरकारों में और इसमें फर्क है। यहाँ एक सोच के लोगों का आधिपत्य है और वो वही चाह रहे हैं, चाहे वो मुगल शासन की बात हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना आजाद जैसे व्यक्ति का नाम निकाला जाने की बात हो। उसमें सिर्फ एक सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि वो वही चीज लागू हो जिस पर उनका विश्वास वर्षों से रहा है, जो वो चाहते थे हो। और ये समय आया है और वो तब्दीलियां, चेंजेस वो लाना चाहते हैं और ये एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कहें, उसमें क्या बात है, कहिए आप कि हम तो कर रहे हैं, ये कुछ लोग कह भी रहे हैं, लेकिन उसमें कोई गुंजाइश, अब जैसे मुगल कालीन भारत है, अब आप उसमें आप चेंज करेंगे। अगर मुगल कालीन जो कोर्ट्स हैं
जो उस वक्त समय की जो दरबार हैं उनको आप निकाल दीजिए। अकबर जाएगा तो अकबर का दरबार भी जाएगा, तो उस अकबर के दरबार के साथ टोडरमल भी जाएगा, मान सिंह भी जाएगा, बीरबल भी जाएगा, उसमें तानसेन भी जाएंगे। तो उसमें ये, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि इतिहास कनेक्टेड है, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये कनेक्टेड हिस्ट्री है, एक दूसरे से जुड़ी है। महाराणा प्रताप का संबंध अकबर से है, चाहे वो अंदिघाटी की लड़ाई के थ्रू हो, चाहे वो एक संघर्ष के थ्रू हो, लेकिन वो महाराणा प्रताप का वजूद नहीं है अगर अकबर नहीं है। वही शिवाजी का है। औरंगजेब नहीं है तो शिवाजी क्या करेंगे? बात यह है कि ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, आपको एक साथ देख के बताना है, इतिहास को पढ़ाना है, और आप टेक्स्ट बुक से निकाल भी देंगे तो ये चीजें हमारी किताबों की, इतिहास की किताबों में रहेंगी। चाहे हिंदुस्तान की किताबें हों, बाहर छपता, सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में लोग काम करते हैं, वो सब तो लिखते रहेंगे ना जो जो इतिहास में रहा है जी। लेकिन उसका पहुंच तो काफी कम रहेगा ना। वो तो जो स्कूली किताब, अगर किताबों में बातें शामिल हैं उसकी जो पहुंच होगी, और स्कूली किताबों से इतर जो बातें रहेंगी तो उसकी पहुंच का तो अंतर हो जाएगा। आप सिर्फ अपने जो नई जनरेशन है उसको, आप एक गरीब जनरेशन, ऐसी जनरेशन जिसको इतिहास के बड़े हिस्से का कुछ मालूम ही नहीं होगा, ऐसे लोगों को आप पैदा करेंगे। फिर एक नफरत पैदा करेंगे नौजवानों में, बच्चों में, शुरू से ही, कि इन लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये लोग खराब क्यों हैं। वो लोग जो आपके पड़ोस में रहते हैं, हिंदुस्तान से मुसलमान कहीं चले थोड़ी जाएंगे, या क्रिश्चियंस, वो तो वही रहेंगे ना। तो आप इस ऐसी सोच से बच्चों को बड़ा करेंगे जिसमें अपने पड़ोसी से नफरत की भावना पैदा होगी इतिहास के जरिए। तो जो इतिहास का काम नहीं है, इतिहास में बहुत सी चीजें भूलने की होती हैं, बहुत सी चीजें याद करने की होती है, सबक लेने की होती है। जो बुरा हुआ है उससे सबक लें, वो दोहराया ना जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम भूलें, क्योंकि इतिहास में 2023 में आप वो चीज नहीं कर सकते जो 15वीं-16वीं सदी में होती रही है। हम दूसरे जमाने में जी रहे हैं, तो इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है। बात यह है कि हम अपने प्रेजेंट को टेलीस्कोप कर रहे हैं पास्ट में, जो पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ये डिस्कनेक्टेड हिस्ट्री आप पढ़ा ही नहीं सकते। हिस्ट्री कनेक्टेड है, और हिस्ट्री हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं पढ़ सकते आप। इतिहास तो इतिहास है, तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो सभी लोग हैं, तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। सबने कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, सब पढ़ाइए। लेकिन गायब क्यों कर सकते हैं आप उसको? गायब तो नहीं कर सकते ना। शिक्षाविदों के एक वर्ग का ये कहना है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि अभी जो कमेटी है उसमें आधिपत्य एक तरह की सोच के विशेषज्ञों का है, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि जब इतिहास लिखा गया तो इसका काम उन लोगों को दिया गया जो एक सोच वाले व्यक्ति थे, और वो सोच वामपंथी सोच वाले व्यक्ति थे। वो कई इतिहासकारों का नाम भी लेते हैं, और उनका आरोप है कि उस समय जो इतिहास लिखा गया या जो किताबों में चीज़ें लाई गई वो एक पक्षी लाई गई। जो भारत की अच्छी चीज़ें थी उनको उसमें जगह नहीं दी गई, और वो अब एक रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं और इसको किस रूप में देखते हैं? ऐसा है, आप अगर ये कहें भी, जो चीज़ें अगर आप कहें भी कि लेफ्ट के लोग थे, वामपंथी लोग थे, अगर वो इतिहास फैक्ट पर आधारित नहीं है, वो अगर सोर्सेस पर बेस्ड नहीं है, अगर उसमें कहीं छूट है उसको निकालिए, या जो चीज़ वामपंथियों ने छोड़ दी उसको आप ले आइए। वो तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए, और ना होने की ज़रूरत है। लेकिन आप एक इतिहास को जिन लोगों ने लिखा उसको आप उड़ा दें कंप्लीटली, और ऐसा इतिहास लाएं जिसका कोई ना फैक्ट से ताल्लुक है, ना वो सिर्फ इमेजिनरी है ना। आप इमेजिन कर रहे हैं इतिहास। अब अहोम की बात होती है आजकल, बहुत सुनने में आ रही है, अहोम डायनेस्टी, मुगल इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी थे अहोम। अरे भाई, अहोम कहाँ थे? अहोम तो थाईलैंड है, वो तो थाई थे, थाई ओरिजिन, हिंदुस्तानी थोड़ी है वो।
जो फॉरेनर्स की बात होती है, अहोम का ओरिजिन तो पढ़े, अहोम का ओरिजिन है थाईलैंड से, मुगलों का ओरिजिन है सेंट्रल एशिया से। अब ये कौन कौन लोग कब 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 हिंदुस्तान में आए, कुछ आए, कुछ आके चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तो ये सब चीजें तो इतिहास में सारे मुल्कों में होती रही, हमारे यहाँ नहीं। ये मूवमेंट जो है वो पूरी दुनिया में इधर उधर होता रहा है। ये मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन दुनिया अब तो बंद हो गया। अब तो मॉडर्न नेशन स्टेट की दुनिया में रहते हैं। अब ना लोग आसानी से आ सकते हैं ना जा सकते हैं। एक जमाना था जब लोग आराम से आते थे और तलवार के जरिए सब काम होता था। डेमोक्रेसी तो थी नहीं, जिसकी तलवार मजबूत है वो कब्जा कर लेता था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी धर्म का हो। जो मजबूत है वो जीतता था। तो उसको आज के पैमाने से आप नहीं आंक सकते। ये ब्रूटैलिटी की बात होती है, बार्बरिज्म, मुगलों का ने खून, अरे भाई खून खराबा पूरी दुनिया में कितना हुआ उस पीरियड में, वो जमाना ही खून खराबे का था। तो आप आज के जमाने से क्यों आंक रहे हो भाई? उस जमाने में अकबर के दरबार में मान सिंह जैसे लोग, मिर्जा राजा जय सिंह जैसे लोग, सब राजपूत थे, सब मुगलों के दरबारी थे। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी से लड़ी, औरंगजेब ने एक भी नहीं लड़ी। तो ये पावर की लड़ाई है। महाराणा प्रताप के अलावा सारे राजपूत तो मुगलों के साथ थे, और महाराणा प्रताप के बेटे बाद में, महाराणा प्रताप के बाद मुगलों में शामिल हो गए। ये भी इतिहास का हिस्सा है, ये भी पढ़ाइए। तो ये सब चीज जो होती रही है, ये सब इतिहास में, ये सब तब्दीलियां, चेंजेस उस पीरियड के हिसाब से होती थी। आज आप उसको सांप्रदायिक नजर से देखते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को हिंदू मुसलमान नहीं देखा। अगर देखे होते तो फिर औरंगजेब के साथ मिर्जा राजा जय सिंह क्यों थे भाई, जसवंत सिंह क्यों थे? सबसे इंपॉर्टेंट थे ये लोग। औरंगजेब की लड़ाई जब दारा शिकोह अपने भाइयों से होती है, सारे राजपूत औरंगजेब के साथ थे। ये सब इतिहास का हिस्सा है भाई। दारा शिकोह अगर इतना अच्छा है, और था भी, वो तो विद्वान था, फिलोसोफर था, विद्वान था, बहुत ही नेक आदमी था, लेकिन अकबर का साथ, अब औरंगजेब का साथ सारे राजपूतों ने दिया उस संघर्ष में। तो ये आज इन सब चीजों के जवाब कौन देगा? आप उनको हिंदू मुस्लिम बना के छोड़ दिया। उन्होंने कभी अपने आप को हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। औरंगजेब जैसे लोग चाहे कैसे भी हों, वो जब मुसलमान बनना चाहते थे मुसलमान हो जाते थे, और जब जरूरत होती थी हिंदुओं का साथ लेने की, हिंदू दोस्त भी साथ में रहते थे। तो ये सब चीजें बड़ी बहुत मतलब खुले दिमाग से पढ़ने की है, पढ़ाने की है। इतिहास को बिल्कुल आंख बंद करके एक नज़र से आप नहीं देख सकते, क्योंकि आप चाहते हैं कि इतिहास ऐसा हो जैसी हमारी सोच है आज। ऐसा नहीं होता, फैक्ट्स नहीं बदल सकते, तथ्य वो ही रहेंगे इतिहास में जो थे। तो एक चीज ये बताइए कि आज की परिस्थिति को देखते हुए, जो आज हम 21वीं सदी में हैं और जो तरक्की हम कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये कितना जरूरी है कि हम जो है मुगल काल का इतिहास पढ़ें, चाहे वो अकबर का हो या महाराणा प्रताप का हो, वो एक उसको छोड़ दें। हम उस काल के इतिहास को आज हम याद रखें, पढ़ें, ये कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? क्यों नहीं पढ़ें? सब कुछ पढ़ना चाहिए। इतिहास तो पास्ट का ही है ना। इतिहास में आप जो पढ़ेंगे, उसकी अहमियत आप किस रूप में देखते हैं? उससे क्या हमें हासिल क्या होगा? भाई मुगलों के जो पीरियड है उसके अंदर जो भी कुछ था, उससे इतिहास, कोई भी इतिहास हो, मुगल भूल जाइए, कोई भी इतिहास हो, इतिहास को आप जब पढ़ते हैं, और कहीं का भी इतिहास हो, दुनिया में कहीं भी पढ़ा जा रहा हो, सब मुल्कों के अपने इतिहास होते हैं ना। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा इतिहास है। और दूसरी चीज, जब आप मुगल इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ मुगल इतिहास नहीं है, वो उस पीरियड का इतिहास है, उन लोगों का इतिहास है। आजकल वो जमाना खत्म हो गया कि आप राजा महाराजाओं के इतिहास पढ़ाए जाते थे, और मुगलों का इतिहास भी उस तरह से पढ़ाया जाना गलत है, नहीं पढ़ाना चाहिए। काफी लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। उस पीरियड में जो लोग थे, जो आर्टिजन्स थे, कारीगर थे, जो साइंस की बात होती थी, उस पीरियड में बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे दरबार में, कवि थे,
रामचरितमानस लिखी गई उसी पीरियड में। अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के नवरत्नों में है, वो तुलसीदास के पेट्रन है, जो पैसा तक देते थे तुलसीदास को, तो दोस्त थे आपस में। तो उस पीरियड में ये सब भी हो रहा है। ये मुगल पीरियड में तो हो रहा है। मुगल काल में जब आप पढ़ाते हैं तो अकबर की दास्तान बयान नहीं करते, ना करनी चाहिए ना। मुगलों का इतिहास पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप मुगलों की रानियों की और राजाओं की बात करें, वो जमाना गया। अब आप पढ़ाइए उस पीरियड का इतिहास, उस पीरियड में क्या हो रहा था, म्यूजिक क्या थी, लिटरेचर क्या था, दाराशिकों ने क्या क्या लिखा, उपनिषद तर्जुमा किया, वो बहुत सारी चीजें धर्म की, इसकी संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की बहुत सी चीजें फारसी में तर्जुमा हुई जो दुनिया भर में गई। तो ये सब काम उस पीरियड में हो रहा है। टोडरमल जैसे लोग जिन्होंने जो फाइनेंस पॉलिसी बनाई, शेरशाह से शुरू हुआ था, अकबर के साथ में रहे, वो उसके बहुत सारी चीजें आज भी हमारे मॉडर्न सिस्टम में शामिल है। इतिहासकार हैं जिन्होंने उस पीरियड में काम किया है और वो उसको लिंक करते हैं। तो ऐसे लोग थे जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। तानसेन को आप कहाँ रखेंगे, म्यूजिक का बड़ा बड़ा मास्टर, आज भी तानसेन का नाम बड़े बड़े उस्ताद लेते हैं। ये सब मुगल दरबार के लोग थे। तो उस पीरियड में जो आप इतिहास को पढ़ाएंगे तो उस पीरियड में इन लोगों को भी पढ़ाना है। तो ये सिर्फ उनका अकबर की कहानी किस्से नहीं सुनाने हमें। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्रेसिव चीजें हुई बहुत सी चीजें उसको ज्यादा हाईलाइट करें, उसको हाईलाइट करना चाहिए। आप तो सब चीज आप कर रहे हैं ना। अब मुगल कालीन आप चीजों को नहीं पढ़ाना चाहते, उनको बिल्कुल आप लुप्त करना चाहते हैं, तो वो गलत है। उसमें जो चीज रह गई उनको आप शामिल करें। जहां आप समझते हैं कुछ कमी रह गई उसको लाइए। अहोम डायनेस्टी की बात होती है, चाहे वो थाईलैंड की थी, कहीं की भी थी, वो फैक्ट भी बताना चाहिए, क्योंकि बाकी सब पे चार्ज लगता है, बाहर के लोग थे, तो अहोम आपके अपने नहीं थे। पढ़ाइए फिर उसके बाद भी। बहुत सी चीजें रह गई हैं, बहुत से गैप्स हैं, उनको पूरा करें। उसमें कोई एतराज नहीं करेगा, न करना चाहिए। और मुगलों के काल में भी बहुत से लोगों के बारे में अगर बात नहीं हुई है तो उनके बारे में बात होनी चाहिए। महाराणा प्रताप की गाथा तो सब लोग जानते हैं। शिवाजी की बहादुरी की बातें सारी किताबों में, कहाँ नहीं है भाई? या और लोग भी हैं जिनके बारे में बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल इतिहास में थे ही नहीं। बात यह है कि आप अगर आप इतिहास को रिवाइज करना चाहते हैं, उसको करने के लिए थोड़ी कुछ ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, दिमाग कुछ थोड़ा खुला रखना चाहिए। जो चीज नहीं है उसको आप लाएं, जो आप समझते हैं गलत है उसको हटा दीजिए, कोई इतराज नहीं करेगा। लेकिन आप एक सेक्शन को बिल्कुल ही गायब कर दें, मौलाना आजाद का नाम ही मिटा दें, उस लिस्ट में से शामिल न करें जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसका वो हकदार हैं वहां रहने के। ये तो कोई आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते ना किसी तरह से भी। जी, मतलब रैशनलाइजेशन जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो मतलब एक बहुत ही बायस्ड किस्म का रैशनलाइजेशन है, बड़ा प्रिजुडिस है उसमें। और ये किस तरह से इतिहास में दर्ज होगा? ये भी तो इतिहास में दर्ज होगा, ये किस तरह से दर्ज होगा? अब ये दर्ज, अब देख लीजिए कैसे दर्ज होगा। इसमें जो नई जनरेशन है जो पढ़ के आएगी, वो ज़ाहिर है कि ना मौलाना आज़ाद से उसका कोई संबंध होगा, वो ना पढ़ाया जाएगा मौलाना आज़ाद के बारे में। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये तो अभी इंडिकेटर्स है ना, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बाकी जो कोई बचा कुछ है वो भी निकल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक वर्ग, एक सेक्शन, एक संस्कृति, एक धर्म, उनकी बात होगी जो हमारा देश में नहीं है। पाकिस्तान में होता रहा है ये। पाकिस्तान के बारे में तो मैंने तो खुद लिखा है, कृष्ण कुमार ने बड़ी पूरी किताब लिखी है इतिहास वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है। और हम लोग सब हंसा करते थे कि ये क्या किस तरह का मुल्क है जो अपने इतिहास को मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करता है। तुम्हारे यहाँ मोहनजोदाड़ो है, तुम्हारे यहाँ तक्षशिला है, तो शर्म नहीं आती कि अपने बच्चों को ना तक्षशिला की बताते हो और मोहनजोदाड़ो की?
लेकिन अब हम किस मुंह से बोले? हम खुद वही काम करने पे लगे हुए, तुले हुए हैं। तो वहाँ तो ये होता रहा है, वहाँ इस्लाम सेंट्रिक रहा है, वहाँ पे अपनी जो माइनॉरिटीज के साथ उन्होंने जो कुछ किया है हमने सबने देखा है, और हम सब उसको बुरा कहते रहे हैं। हमारे यहाँ जो आज़ादी के बाद जो लोग चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र हमारा देश बने, हमारे सब लोगों ने, गांधी से लेके नेहरू, पटेल, आज़ाद, सब ने कहा कि भाई हम तो मुस्लिम लीग से इसी बात पर लड़ते रहे कि हम एक कंपोजिट नेशन है, हम विभिन्न धर्मों वाला मुल्क है, हम सब खुश होकर साथ रहेंगे। तो हम वही काम कैसे कर सकते हैं जो मुस्लिम लीग कर रही है? उसी चीज पे तो हम उनके खिलाफ थे। जिन्ना और गांधी में फर्क क्या है? तो इसीलिए हमने अपने आप को कंपोजिट नेशन डिक्लेयर किया, मिलीजुली संस्कृति, मिलीजुली राष्ट्रवाद जिसमें सब लोग शामिल हों, ऐसा देश बनाया। और जाहिर है कि उस मुल्क में जब हमारा देश बनने के बाद 70 सालों में पाकिस्तान का हाल क्या है और हमारा देखिए क्या है, कितना फर्क है। हम तो अब कुछ दिनों से परेशान हैं इन सब मुद्दों से जो हमारे देश में उठाए जा रहे हैं। वरना लड़ाई झगड़ा हमारे आपस में होता था, भाइयों में भी लड़ाई होती है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो परमानेंट हो, जो दिमाग में जहर भर दे। अब तो सोच में जहर है। अब वो इसलिए है क्योंकि आप ऐसी चीज पढ़ाएंगे, आगे भी आप नुकसान पहुंचाएंगे नई जनरेशन को, खतरा उससे है। जी, तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह का इतिहास जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसी दिशा में कदम है ना। हम वहां पहुंचे नहीं है अभी, एकदम से मैं नहीं कह रहा हूं कि हम एग्जैक्टली वहीं पहुंच गए, लेकिन डायरेक्शन वही है। पाकिस्तान में भी जिया-उल हक के बाद शुरू हुआ था। पोस्ट जिया पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बदला हुआ पाकिस्तान था। जिया से पहले जो पाकिस्तान था वो जाहिर है कि इस्लामिक मुल्क था, लेकिन उसमें डिक्टेटर्स थे, और जो अयूब खान और याहिया खान ये वगैरह, वो अपना शराब पीने में मस्त रहते थे। मुल्क चलना चाहिए, कोई किसी तरह की ना लश्कर तोयबा बना था ना, और ये हाफिज सईद जैसे लोग मौजूद थे, ये सब कोई नहीं, इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। या सुन्नी झगड़े नहीं थे, अहमदियों के खिलाफ उस तरह के झगड़े नहीं थे, और हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ भी इस तरह की लड़ाई नहीं थी जो अब हो रही है, वो जिया के बाद हुई। तो ये एक बदलाव पाकिस्तान में आया जो जिया-उल हक ने स्टार्ट किया, और वो लेगेसी छोड़ गया। खुद तो चले गया वो, लेकिन वो विरासत छोड़ गया। और मैं जब भी पाकिस्तान गया हूँ, भगत सिंह के सिलसिले में जाना होता रहा है मेरा, वहां हमने जाके यही देखा कि लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। जो कुछ मुल्ला जो मदरसों से जुड़े लोग हैं जिनकी तादाद बढ़ गई है, उनके अलावा बाकी आम जो पाकिस्तानी है वो तो ऐसे ही है जैसे हम हैं यहाँ, उतना ही परेशान है अपनी मिलिट्री से, अपने इस्लाम से, जिस तरह का इस्लाम वहाँ पे फैलाया जा रहा है। तो बहुत सारा सबक हम ले सकते हैं पड़ोस से। अफसोस की बात यह है कि हम जिस पाकिस्तान को हर वक्त गाली देते हैं, हम उसी जैसा बनना चाहते हैं। अच्छा, अब अंत में जो आपने मौलाना आज़ाद की बायोग्राफी लिखी है, तो उससे अगर आप कुछ हिस्सा अगर आपको याद आ रहा हो जो आप बताना चाहें। मेरा देखिए, मौलाना आज़ाद के बारे में मेरा लिखने का मकसद भी यही था। एक तो ये था कि मैं मौलाना आज़ाद चेयर पर रहा 10 साल यूनिवर्सिटी में, और उस चेयर के बाद मुझे लगा कुछ दिन बाद कि मुझे मौलाना आज़ाद पर कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से वी.एन. दत्ता साहब की किताब एक आई थी 1990 में, और उसके बाद रिजवान खसर जो जामिया में थे उन्होंने कुछ लिखा, तो अच्छी किताब मौलाना पर नहीं थी। फिर कुछ दिन से मैं देख रहा था कि मौलाना की शख्सियत को, उनके कंट्रीब्यूशन को बहुत सारे लोग मतलब हल्के में लेने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से सवाल ऐसे उठाते थे जिनका कोई सर पैर नहीं था। तो मैंने यही सोचा कि इस पर एक सीरियसली काम किया जाए। तो मैंने 2 चीज़ खास तौर से किया। एक तो मौलाना का रोल एज ए इस्लामिक स्कॉलर, आज इस्लाम में क्या हो रहा है, मौलाना की सोच इस्लाम की क्या थी उस ज़माने में। उन्होंने तर्जुमानुल कुरान जो तर्जुमा किया उर्दू में और उसको इंटरप्रेट किया, कमेंट्री लिखा कुरान पर, उसमें उन्होंने इस्लाम को कैसे समझा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस्लाम एक सुप्रीमेसिस्ट रिलीजन नहीं है, इस्लाम एक ऐसा धर्म नहीं है जो सब धर्मों से ऊपर है।
इस्लाम बहुत सारे धर्मों में एक धर्म है। तो ये क्लियरली एक कंपैरेटिव स्टडी कि इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और एथिज्म, उन्होंने उन लोगों की बात भी की जब धर्म की बात की जिनके पास कोई धर्म नहीं है। बर्ट्रैंड रसल को कोट किया अपने काम में। तो वो एक बड़ा लंबा सा बड़ा खूबसूरत काम है जिसको आज के हिंदुस्तान में या दुनिया में हमको पढ़ना चाहिए कि धर्म को कैसे समझने की ज़रूरत है, धर्म का रोल क्या होता है। धर्म का रोल आपस में लड़ाना नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना। दोनों सब धर्मों में बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मौलाना ने कही कि सारे धर्म मोनोथीस्टिक हैं। मोनोथीस्टिक मतलब जो एक भगवान में विश्वास रखने वाले। हिंदू धर्म में अगर देवी देवताओं का इस्तेमाल होता है तो वो सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए है, पूजा के लिए, डिवोशन के लिए। लेकिन हर हिंदू जानता है कि बनाने वाला एक है, ईश्वर एक है, देवी देवता बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये मौलाना ने बड़ी क्लियरली बहुत साफ शब्दों में ये सब बातें कहने की कोशिश की। सब धर्मों के बारे में ये कहा और फिर इस्लाम को कहीं उनके बीच में रखा कि इस्लाम में क्या है, क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। ऐसा पीरियड भी रहा मौलाना की ज़िंदगी में, बचपन में, जवानी में शुरू के कि वो इस्लाम से बिल्कुल दूर हो गए और नमाज तक पढ़ना छोड़ दिया था 5-6 साल तक। उसके बाद वो उन्होंने पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, पढ़ के वापस आए और जिस इस्लाम पर वापस आए वो इस्लाम एक खुले दिमाग वाला इस्लाम था जिसमें सब धर्मों की जगह थी, प्यार मोहब्बत की जगह थी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग थी, जहां सोचने की, दिमाग को इस्तेमाल करने की गुंजाइश। मौलाना साफ तौर से कहते थे कि आप कुरान को पढ़ सकते हैं, तब पढ़ सकते हैं जब आपका दिमाग खुला हो। अगर दिमाग पे ताला लगा है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुरान को समझने की कोशिश करें। ये मुसलमानों के लिए एडवाइस थी। तो इस तरह की बातें बड़ी डिटेल में मौलाना ने लिखी। दूसरी चीज जो मेरा इंटरेस्ट था वो था राष्ट्रवाद, क्योंकि आज हम राष्ट्रवाद की बात बहुत करते हैं। मौलाना राष्ट्रवाद को कैसे देखते थे, तो उन्होंने पूरा एक 1927 में एक बड़ा निबंध लिखा था अल हिलाल में, उनका जो अखबार था, इस्लाम और राष्ट्रवाद, इस्लाम और वतनियत, इस्लाम एंड नेशनलिज्म। और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप, वो डिटेल में जाने का बस समय नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ उन्होंने, पेट्रियटिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली ह्यूमनिज्म, जो रविंद्रनाथ टैगोर का आइडिया था। ह्यूमनिज्म, इंसानियत, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद हो या कुछ भी हो, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर इंसानियत है। अगर इंसानियत में आपका विश्वास नहीं है तो कोई राष्ट्रवाद काम आने वाला नहीं है। पहले आप इंसान बने और तभी आप एक राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, किसी राष्ट्र की बात कर सकते हैं। तो उस पर एक बड़ा डिटेल, बड़ा सा चैप्टर है जो मैंने लिखने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और आज के जो हमारे हिंदुस्तान में और दुनिया में, असली हिंदुस्तान में क्या, जो मुसलमान रिएक्ट करते हैं कि कुरान के बारे में कुछ बेइज्जती हो गया, प्रोफेट के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, ब्लास्फेमी की बात होती है पाकिस्तान में, फ्रांस में बहुत से लोगों ने कार्टूनिस्ट को मारा। तो मौलाना ने 1924-25 में बहुत सारी 1-2-4 किताबें लिखी गई थी प्रॉफिट के खिलाफ। अब आप ये देखिए, कंपैरिजन देखिए, आज कैसे रिएक्ट कर रहा है मुसलमान और मौलाना ने कैसे रिएक्ट किया। मौलाना ने कहा कि ये जो किताब लिखी गई है रंगीला रसूल, खासतौर से जो लाहौर में लिखी गई थी, उस पर बड़ा रिएक्शन हुआ। पूरे पंजाब और यूपी और हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में बड़ी वायलेंस हुई, राइट्स हुए। तो मौलाना ने अपना बहुत ही परेशान होकर कमेंट दिया कि भाई, मैं उस किताब के लिखने वाले से मैं दुखी हूँ कि उसने इस तरह की कोई किताब लिखी जो नहीं लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन मैं उससे ज़्यादा दुखी हूँ उन लोगों से जिन्होंने उस किताब के रिएक्शन में हिंसा की, बेगुनाह लोगों को मारा। किसी मुसलमान को ज़रूरत नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट की
इज्जत को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान ले। तो ये कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है। प्रॉफिट खुद बहुत पावरफुल है। अगर आप बिलीवर हैं तो आपके रसूल तो शक्तिशाली हैं, भगवान भी शक्तिशाली है। वो अपना अपना बचाव अपना आप करेगा, आप कौन है? तो ये इस तरह की सोच मौलाना ने उस जमाने में की सोच है जब मुस्लिम लीग का वर्चस्व था, सांप्रदायिक राजनीति चल रही थी देश में। उस पीरियड में मौलाना इस तरह की कुरान भी लिख रहे हैं, इस तरह का इंटरप्रिटेशन कुरान का भी कर रहे हैं, और जो हिंसा फैली है उस हिंसा पर इस तरह से रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक डिटेल में मैंने इस किताब में लिखने की कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली ये दो चीज़ें आज के हिसाब से मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। वो क्या पॉइंट था जब उनका इस्लाम से एक तरह से मोह भंग हो गया और नमाज पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया था? फिर वो कौन सा पॉइंट था जब वो वापस आए? हाँ, वो था उनके मौलाना के जो परिवार था, मौलाना खैरुद्दीन उनके 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 फादर, वो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत संकीर्ण सोच के व्यक्ति थे। संकीर्ण तो शब्द इस्तेमाल ठीक नहीं है, लेकिन ये कि ऐसे थे जो जिसको अंग्रेजी में प्यूरिटन कहा जाता है, और सूफी थे, लेकिन चिश्ती सूफी नहीं थे। चिश्ती सूफी ऑर्डर में तो जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया वगैरह, वहाँ म्यूज़िक का, वहाँ पे नाच गाने का बहुत स्कोप है, कव्वाली का स्कोप है। लेकिन ये कादिरिया सूफी ऑर्डर जो है ये थोड़ा सा प्यूरिटन है, जहाँ नाच गाना और इस तरह का कुछ नहीं हो सकता। मौलाना बहुत ही कम उम्र में उनको देखते थे कलकत्ता में, जब क्योंकि अरब से आके कलकत्ता में सेटल हुए मौलाना के फादर 1895 में 96 में। तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे उनके मुरीद जो होते हैं, सूफियों के मुरीद होते हैं, तो मौलाना देखा करते थे लोग हाथ चूमते हैं, पैर छू रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं इस तरह। तो वो उससे मौलाना को बड़ी एलर्जी थी एज ए यंग बॉय, भाई ये क्या है, ये कौन सा इस्लाम है। और उनको लगा कि भाई ये तो, फिर दूसरा मौलाना को म्यूज़िक का शौक़ था, और उनके घर में तो म्यूज़िक का कोई जिक्र हो ही नहीं सकता था। दूसरा, वो सर सैयद के जो मॉडर्न सोच थी उसके असर में थे। सर सैयद की लिखी हुई किताबों को चुपचाप घर में पढ़ते थे, क्योंकि उनके फादर को बड़ी नफरत थी सर सैयद से, सर सैयद की सोच से। मॉडर्न साइंस की बात वो करते थे, उससे वो एग्री नहीं करते थे। और दूसरा, म्यूज़िक का शौक़ था, वो कैसे हो। तो मौलाना ने 3 साल तक सितार बजाना सीखा। मसीदा खां एक मौलाना के वालिद के शागिर्द थे, मुरीद जिसको कहना चाहिए, वो उनके घर जाके 3 घंटा बैठते थे, सितार सीखते थे। तो ये एक पीरियड था जिसमें मौलाना को लगा कि ये सब जो हो रहा है मेरे चारों तरफ, ये इस्लाम, ये विरासत में जो मौलाना को मिला है अपने फैमिली से, उस इस्लाम में बहुत सी कमियां हैं, और वो कुछ कमियां मैंने आपको अभी गिनाई, और इनके वजह से उन्होंने कुछ फासला किया और सोचा कि भाई मुझे अपना इस्लाम अपने हिसाब से पढ़ के समझ के वापस आना है। तो वो उन्होंने 5-6 साल लगाए, बहुत कम उम्र से ही, 12-13 साल 14 साल की उम्र से ही। और उसके बाद उन्होंने एक नई सोच के साथ वापस आए। जब आए तब भी वो वाला इस्लाम नहीं था जिसमें बहुत सी पाबंदियां हो, जिसमें डूज एंड डोंट्स बहुत सारे हों। कि मौलाना ने ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे किए जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, और मैं उन सब कुछ चीज़ों का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। अब वो अपनी ज़िंदगी भर करते रहे और नमाज भी पढ़ते रहे। अब मौलाना भी रहे, मौलाना आज़ाद के नाम से पहचान रही आखिर वक्त तक। लेकिन 3:30 बजे उठ के पहला कप चाय का पीते थे, चाइनीज जैस्मिन टी। उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, इस्लाम में पाबंदी भी नहीं है उस पर, लेकिन ये मौलाना की अपनी एक शौक था जो मौलवियों का कम होता है। ये थोड़ा अलग है मौलाना इस मामले में भी। एक चेन स्मोकर थे, पहली सिगरेट सुबह को 3:30-4 बजे वो लगाते थे और सारा दिन सिगरेट चलती थी। ये उनका एक तरीका था। दूसरा, अकेले आदमी थे मौलाना आज़ाद जो गांधी की प्रेजेंस में सामने सिगरेट पीते थे, कोई नहीं पीता था। तो ये एक
महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद के बीच में भी एक कॉम्प्रोमाइज़ था कि गांधी भी एक्सेप्ट करते थे उसको, मौलाना भी हिम्मत करते थे कि वो जो करना चाहें वो करें। तो ये सब मैंने कोशिश किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर से लोग नहीं जानते, जो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, जो मैं यहाँ आपको नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एस इस्फहान हबीब, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।